हरियाणा में ऐतिहासिक बहुमत मिलने के बाद नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की कमान संभाल ली है। सीएम सैनी ने गुरुवार को पंचकुला में शपथ ली और आज चंडीगढ़ में अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी है। हरियाणा कैबिनेट के कुछ बड़े ऐलान हैं। सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में ये सुविधा मेडिकल कॉलेज में भी लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण को प्रदेश में लागू किया जाएगा, ये भी बड़ी जानकारी है। माफ कीजिएगा, एससी में वर्गीकरण को प्रदेश में लागू करने का फैसला सीएम नायब सैनी के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक है। इसके साथ ही मंत्रियों ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद जाकर के मंत्रियों को कार्यभार ग्रहण करवाया। इसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि ये हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है। यानी कोटे में जो कोटे का फैसला या फिर सुझाव कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, उसको लेकर के नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यानी एससी में वर्गीकरण का ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था, हमारी कैबिनेट ने आज उसे ही लागू करने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देंगे। कांग्रेस के समय नौकरी बिजनेस थी। कांग्रेस के नेता अपना लाभ देखते थे। पहले से चल रही योजनाएं नॉन स्टॉप जारी रहेंगी। अपराधी प्रदेश छोड़ दें वरना सुधार देंगे। सरकार गरीब महिला किसान के हित में काम करने वाली है। ये तमाम स्टेटमेंट नायब सिंह सैनी की तरफ से दिए गए। की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। और मुझे खुशी है कि जब कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर जाकर के, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन युवाओं के सपने को धराशायी करने का काम किया, उनके जीवन में अंधेरा डालने का काम कांग्रेस ने किया कि रिजल्ट नहीं निकलेगा, और फिर उन्होंने इस प्रकार की बातें शुरू की कि मेरे हिस्से में इतने आएंगे, मेरे हिस्से में इतने आएंगे। उनकी जो भावना, मूल भावना समझ में आ रही थी वो ये थी कि जैसे नौकरियां 2014 से पहले भ्रष्टाचार के आधार पर मिलती थी, वो नौकरियां दोबारा फिर उसी आधार के ऊपर मिलनी शुरू हो जाएंगी। अन्नदाता की फसल का एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रतिबद्ध है, हम एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। यानी हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां हैं जो वंचित रह गई थी, उनके लिए कोटा बना करके उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा, जिससे वंचित रह रहे लोगों को भी काफी फायदा मिलने वाला है। एससी आरक्षण के वर्गीकरण से फायदा क्या हो सकता है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। एससी वर्ग की कई जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं। कई जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। उनका सरकारी नौकरियों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आरक्षण के वर्गीकरण से पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता मिलेगी। अब जल्दी हरियाणा में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा के सत्र को लेकर के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 से 2 दिन में तारीख तय की जाएगी। सीएम सैनी ने संकेत दिए कि विधानसभा का सत्र दिवाली के बाद बुलाया जा सकता है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से समय कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, ये बहुत ही बड़ा फैसला है क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कोटे में कोटा को लेकर के सुझाव दिया गया, उसके बाद राजनीति खूब हुई। ऐसे में नायब सिंह सैनी के तुरंत पदभार ग्रहण करते ही ये बड़ा फैसला, इसकी पीछे कोई खास वजह?
देखिए, इसके पीछे खास वजह यह है कि जो हाल ही में जो झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, वहां संदेश देने का प्रयास करेगा बीजेपी ने। क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय आपको याद होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक मैसेज देने का काम किया था कि अगर बीजेपी कहती है कि 400 मेरे पास मेंबर पार्लियामेंट आ गए तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगी, तो उसका बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। बीजेपी जब जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी इसको काउंटर कर रही थी। दलित समुदाय के वोटरों में जाकर एक से एक मैसेज दे रही थी कि हम संविधान खत्म, आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम दलितों की हितैषी पार्टी। एक के बाद एक ऐसे डिसीजन भी लिए गए। जब 56 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे नायब सिंह सैनी, तो भी वो दलितों को उसी का नतीजा आया कि जो हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई। अब जो भविष्य में जो चुनाव होने वाले अदर स्टेट के अंदर, उनमें दलितों को संदेश देने के लिए कि बीजेपी वाकई में सच में दलित हितैषी पार्टी, इसलिए कोटे में कोटे का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लागू करने का प्रयास किए गए। जहां तक मेरी जानकारी है कि मेरे ख्याल हरियाणा पहला स्टेट है जिसने ये सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का जो फैसला है उसको इंप्लीमेंट किया है। अब वो जातियां जो कोटे में तो आती है, लेकिन कोटे में भी वो है जो अति पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिनको बिल्कुल भी अभी तक वो उनका उतना सर्वाइवल नहीं है जितना कि अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उन जातियों को इससे ज्यादा फायदा होगा और उनका भी सामूहिक उत्थान हो पाएगा। जी। अच्छा थानेश्वर, जरा ये बताइए कि कोटे में कोटे का जो प्रावधान लागू किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा, तो ये किस आधार पर होगा? क्योंकि इसको लेकर के भी जाहिर है सर्वे भी करवाया गया होगा या फिर शायद करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। देखिए, सरकार ने आज पहली कैबिनेट के बाद ये डिसीजन ले लिया। जब मैंने नायब सिंह सैनी से जो मुख्यमंत्री पूछा था कि इसको किस आधार पर लागू किया जाएगा, क्या 2011 की जनगणना जो है उसको बेस माना जाएगा या कुछ और है, तो उन्होंने कहा कि विस्तृत जानकारी आपको 1-2 दिन में दे देंगे। अभी गजट नोटिफिकेशन आएगा, इसका गजट नोटिफिकेशन के बाद ही पता लग पाएगा कि ये किस बेस पर होगा। कोटे में कोटा देने का जो है उसका बेस क्या रहेगा, किस आधार पर मिलेगा, किस जाति विशेष को मिलेगा, पूरी डिटेल आज चूंकि फैसला इंप्लीमेंट किया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, लेकिन अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही ये सारा जानकारी मिल पाएगी कि इसका बेस क्या होगा। बिल्कुल। तो देखिए, इस समय बड़ा फैसला नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से लिया गया है, यानी कि कोटे में कोटे का जो प्रावधान जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय दी गई थी और राज्य इसे अपने मन मर्जी से लागू कर सकता था, इसी को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। थानेश्वर, अब आगे किस प्रक्रिया, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया बढ़ने वाली है और कितना वक्त लगेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन में? और राजनीतिक गलियारे में जब पिछली बार ये बात आई थी तो इसका असर सीधा सीधा चुनाव पर भी देखने को पड़ा था और मिला था। ऐसे में आने वाले दिनों में 2 राज्यों में अभी भी विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि राजनीतिकरण इस पूरे मामले का भी होगा? मैं 2027 तक ले जाऊं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, राजनीतिकरण इस पूरे मामले का होगा। भविष्य में जैसे जहां जहां वोट हैं, जहां जहां अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन जगह इस बात को प्रमुखता से उठाया जाएगा। और जहां तक जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि 2-3 दिन के अंदर ही इसकी गजट नोटिफिकेशन हो जाएगी और पूर्णतः इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि विधानसभा जो झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वहां इसका पूर्णतः फायदा लिया जा सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय आपको याद होगा कि हरियाणा में बीजेपी को बहुत ज्यादा सेटबैक लगा था। पहले क्लीन स्वीप के बाद 10 की 10 सीटें 2019 में थी, लेकिन 2024 में 5 सीटें उसके हाथ से सिर्फ इसी वजह से चली गई कि जो कांग्रेस ने एक लोगों के दिलो दिमाग पर ये, खासतौर पे अनुसूचित जाति वर्ग के दिलो दिमाग पर ये भर दिया था कि कांग्रेस बीजेपी का कहना है यदि हमारे पास 400 मेंबर पार्लियामेंट आ गए तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। जब बीजेपी की सीटें कम क्यों आई, इस पर जब मंथन किया गया तो निकल कर आया कि कांग्रेस का जो ये बयान था इस वजह से नुकसान हुआ। अब कांग्रेस बीजेपी अब बार बार हर जगह ये काम कर रही है कि दलितों के फेवर में जो काम है वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम दलितों के एंटी नहीं, हम दलितों के हितैषी हैं। हम चाहते हैं कि दलित मेन जो जातियां मेन स्ट्रीम में नहीं है वो मेन स्ट्रीम में आए और उनका पूर्णतः विकास हो। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो 56 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे नायब सिंह सैनी, तब भी दलितों के उत्थान के लिए काफी डिसीजन लिए गए थे। आज जब पहली कैबिनेट हुई तो पहली कैबिनेट में भी ये बड़ा डिसीजन ले गया कि कोटे में कोटे का जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी उसे लागू कर दिया गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है। अब जहां तक जानकारी निकल के आ रही है कि इसको जो विधानसभा चुनाव होंगे आने वाले जो राज्यों के, उसमें इसका पूर्णतः फायदा लिया जा सकता है। जी ठीक है थानेश्वर, ये बड़ा फैसला है जाहिर है और हरियाणा सरकार को इसके लिए काम भी करना होगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, मैं आऊंगी लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सैनी सरकार के फैसले पर मायावती ने विरोध दर्ज किया है। कोटे में कोटा दलित विरोधी फैसला है, मायावती की तरफ से कहा गया। अदिति हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, मैं इसी बात का जिक्र कर रही थी, जब पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलाह दी गई थी और कहा गया कि राज्यभर इसे जो है लागू किया जा सकता है, तो खूब राजनीति हुई। मुझे उम्मीद थी कि ये राजनीति होगी और मायावती की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस फैसले से मायावती के जितने भी वोटर्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से हो सकता है कि 2027 के चुनाव में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी उनके वोटरों को लेकर चली जाए, इस बात की चिंता इस ट्वीट से नजर आ रही है। जाहिर तौर पे ये जो फैसला है ये सिर्फ एक फैसला भर नहीं है, इसका सामाजिक इम्पैक्ट, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट
बहुत दूरगामी होने वाला है। आज हम 2024 के अक्टूबर में खड़े हैं और इसका इम्पैक्ट चलते 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 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक जाएगा। और शिखा उस 2027 और 2024 के बीच में अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, अभी झारखंड में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए इस पूरे दिल्ली प्रदेश का जो सबसे पिछड़ा तबका है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, वही अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो आप ये देखिए, ये जो आज जो फैसला हुआ है हरियाणा की धरती पर, हरियाणा सरकार ने पहला राज्य जहां पर कोटे में कोटा को लागू किया गया है, जाएगा, अब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसका सामाजिक दलित परिवार, दलित युवाओं के घर में उनको अब नौकरियां, तमाम चीजें, वो हम वर्गीकरण की बात करेंगे, लेकिन इसका राजनीतिक इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। अब आपको बता दें राजनीतिक इम्पैक्ट, देखिए सबसे पहले ये ऐसा नहीं है, और देखिए फूट डालो और राज करो, ये ट्वीट में मायावती ने लिखा है और इसी लाइन को पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आगे लेकर जाएगा। वजह इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब महिलाओं को आरक्षण दिया था तो राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा था कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण अलग से इस आरक्षण में मिलना चाहिए। अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है संसद भवन में 33%, तो उस 33 में से भी 33 ओबीसी को अलग दिया जाए। और आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का अगर 2024 के नतीजे अच्छे नहीं आए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसमें आरक्षण और संविधान, ये दो बड़ी बातें कही गई थी। और आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है। अब देखिए ये बात तो किसी को कहना सभी, मतलब कोई बहुत गलत नहीं होगा कि नायाब सिंह सैनी को जब आनन फानन में मुख्यमंत्री बनाया था नायाब तरीके से, तब भी ये फैसला नरेंद्र मोदी, अमित शाह का था। और इस बार भी जब बनाया गया, जब चाहे फिर अनिल विज चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, जब मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, और यहाँ तक कि राव इंदरजीत सिंह चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बन के गए और नायाब सिंह सैनी को बताया। तो ये तो था बैकग्राउंड। अब हम आगे चलते हैं। जाहिर तौर पर इस फैसले में जो हरियाणा सरकार ने आज जो लिया है, नायब सिंह सैनी ने लिया है, इस फैसले की सहमति पहले दिल्ली में हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ। ये कहानी है बहुत महत्वपूर्ण। आपने कहा कि राजनीति हुई थी, जब इस बात का जिक्र आया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मुझे याद है मैं उस समय पार्लियामेंट में मौजूद थी, मैं पार्लियामेंट सत्र चल रहा था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जितने भी SC/ST समाज के सांसद थे वो पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इस बात की चिंता मत कीजिए और सबको, अपने समाज के लोगों को जाके कहिए कि ऐसा कुछ भी हम करने नहीं जा रहे। लेकिन अब हम आते हैं, ये बात है आज से 3 महीने पुरानी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 से 3 महीने। लेकिन अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है परसेप्शन का। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट पॉलिटिक्स कर रही थी, जब ये माना जा रहा था कि 21% दलित जो हैं और जो जाट है वो मिलकर हरियाणा में हुड्डा की सरकार बनाएंगे, उस समय उस 21% वोट बैंक में से एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के पास आया। अब इसके इम्प्लीकेंट जो ये फैसला हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके पर्दे के पीछे की कहानी को समझते हैं। पहला ये है थैंक्स गिविंग। आपने हमें वोट दिया, आपने हमें सत्ता में लेकर आए और ये रहा रिटर्न गिफ्ट। क्योंकि हमने नॉन जाट पॉलिटिक्स की है, उसमें दलित वोट बैंक जीत के लिए एक बड़ा वोट बैंक था, इसलिए ये है दलितों को रिटर्न गिफ्ट। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस सत्ता में काबिज किया जिस वोट बैंक को, उस वोट बैंक के लिए ये एक तोहफे की तरह है। दूसरी बड़ी बात है कि जब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मायावती के ट्वीट में कुछ कुछ बातें सही हैं, ये बात सही है, क्योंकि जाहिर तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राय दी गई थी, ये सुझाव दिया गया था, बहुत सारे जो अभी तक SC वोट बैंक या SC वर्ग जो है, जो SC की जो ऐसी कोई मतलब प्रोमिनेंट जो वर्ग है, वो ये नहीं चाहता था कि कोटे में से कोटा हो, क्योंकि
5-6 वर्गों को मिलता रहा, जातियों को मिलता रहा, लेकिन ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो पीछे रह गई, जिनको उस तरह से नौकरियां नहीं मिली, उस तरह से उसका फायदा नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने यही सुझाव दिया कि जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने की जरूरत है। तो अब इस कोटे में से ही कुछ कोटा निकाल कर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या पिछड़ों को ज्यादा अच्छे से दिया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इससे सारा एससी समाज खुश होगा, लेकिन जाहिर तौर पे जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनके लिए एक्चुअल में अंबेडकर जी ने कहा था कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फायदा मिलना चाहिए, वो अब एक्चुअली में होगा। लेकिन ये तो बात हरियाणा की है। उन दलितों को, जो पिछड़ी जातियां हैं, कमजोर जातियां हैं, कमजोर वर्ग है फाइनेंशियली, या जिनको जाति नौकरियां नहीं मिली, अब उनको दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, क्योंकि हर एक फैसले का, अच्छा इससे पहले एक और बात करनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने को ये लगा था कि किसान नाराज है। पिछले जब से 2024 में सत्ता में आए थे नरेंद्र मोदी, तब से किसानों को लेकर हर हफ्ते फैसले हुए। पहली फाइल किसानों के लिए सम्मान निधि के लिए साइन की गई। हर कैबिनेट में आप बहुत गौर से देखेंगे तो किसानों को लेकर फैसले हुए। और जब मैनिफेस्टो लागू हुआ तो ये कहा गया कि हरियाणवी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे जाट वोट बैंक को टारगेट नहीं किया हो। और ये माना गया है कि जाट के बहुत सारे जाट लैंड में भारतीय जनता पार्टी जीती भी है, अच्छा किया है उसने। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर इससे लेकर आप देखेंगे स्ट्रेटजी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको महाराष्ट्र लेके चलते हैं। अब महाराष्ट्र में इससे क्या सीख ली गई? महाराष्ट्र में पहले ही सीख ली गई कि अगर हमने जम के वोट किया भाजपा को, तो हमारे जाति को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। दूसरा कि वहां का जो दलित वोट बैंक है, जो अभी तक उस तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, अगर वो लामबंद होकर वोट करता है तो न जाने महाराष्ट्र की सरकार में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो क्या पता ऐसा कोई फैसला हो जाए और उनकी आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को फायदा मिले। और तीसरी बड़ी बात है उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जिस तरीके से मायावती ने तुरंत ट्वीट किया, और एक और खास बात, मायावती उत्तर प्रदेश के लिए तो चिंतित है ही, या जाहिर तौर पे सपा चिंतित होगी या कांग्रेस चिंतित होगी, लेकिन मायावती ने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा और हरियाणा में भी उनको दलित वोट बैंक नहीं मिल पाया। अब जिस तरीके से ये अस्तित्व की लड़ाई होगी, ये 9 सीटें भी सपा के लिए, कांग्रेस के लिए, बसपा के लिए, भाजपा के लिए, 2027 से पहले 9 सीटों के रिजल्ट, उसमें भी ये देखा जाएगा कि दलित वोट बैंक किसकी तरफ जाता है। इन शॉर्ट, भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण बनिए की पार्टी कही जाती थी, विपक्ष की रणनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से, स्ट्रेटेजिक तरीके से अब एससी, एसटी, ओबीसी को साधना शुरू किया है। और महाराष्ट्र की तो राजनीति यही है कि पूरा ओबीसी और मराठा वोटर को लामबंद करना है, और उसकी भी बिसात बिछ चुकी है। तो ये एक बड़ा फैसला है। ऐसा नहीं है कि इसके इम्प्लीकेशंस नहीं झेलने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सोच समझकर, दूरगामी मैसेज के साथ, दूरगामी रिजल्ट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की धरती को, जाहिर है क्योंकि बीजेपी की जो नजर है वो सिर्फ अगले 5 साल के लिए नहीं है, 2047 तक है, और इसलिए कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है।